अच्छा जी, आज जुमेरात 6 जनवरी 2024 है। ये अज्यूम करें कि एसेट और आज हम आपके सामने सरमाया टॉक्स में अली नवाज साहब, जो इंडस्ट्री के लीडिंग एक्सपर्ट हैं, उनकी एक टॉक लेकर आए हैं आपके सामने। ये सीईओ हैं चेज सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकरेज हाउस के। और सिक्योरिटीज़ से मुराद फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बिजनेस या इन्वेस्टमेंट या कंपनीज होता है। जैसा कि आप देखते हैं, SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कंपनीज को, कॉरपोरेशंस को रजिस्टर करती है। तो इसी तरह आप जो जहाँ पे हमारे पाकिस्तान के करेंसी नोट्स प्रिंट होते हैं, मलिर में, तो उसको आपने देखा होगा, वो बहुत बड़ी जो कंपनी फैक्ट्री लगी हुई है, उसके बाहर लिखा होता है सिक्योरिटीज प्रिंटिंग लिमिटेड। इसी तरह जब आप किसी कंपनी में शेयर लेते हैं तो उसकी आपके पास जब रिपोर्ट आती है ईमेल में, तो उसमें लिखा होता है आपने इस कंपनी के इतने सिक्योरिटीज ली हैं। सिक्योरिटीज बनवाना, इतने स्टॉक्स या इतने शेयर्स लिए हैं। तो सिक्योरिटीज से मुराद शेयर्स, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, ये इसके माना होते हैं। नॉट के सिक्योरिटी कंपनी जो सिक्योरिटी गार्ड वाली, ठीक है ना। सिक्योरिटी से मुराद स्टॉक्स, शेयर्स, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है नहीं। तो चेस सिक्योरिटीज के सीईओ हैं अली नवाज साहब, और ये कुछ बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट में एक बहुत अहम टॉपिक, ये सब्जेक्ट होता है कि इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई किस तरह करें। वो जो उसूल है पुराना कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, कभी भी एक टोकरी में अपने सारे अंडे ना डालो। अपने अंडों को अलग अलग टोकरियों में, अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग बिजनेसेस में सेक्टर एलोकेशन करके रखो, डाइवर्सिफाई करके रखो। तो सेक्टर एलोकेशन या एसेट एलोकेशन कह लें या डाइवर्सिफिकेशन कह लें, थोड़ी सी हम इसकी बात करेंगे। और वो भी अली नवाज साहब और सरमाया के जो सीईओ हैं लईक साहब, उनकी आपस की इंटरव्यू टॉक से। ठीक है जी। एलोकेशन आपको 3 साल के लिए करनी है 1 मिलियन रुपए की, तो आई वुड रेकमेंड कि आप यहाँ से 20% फिक्स इनकम रखें और 80% एक्विटीज़ रखें। पहली बात उन्होंने कहा कि जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 3 से 4 साल, 5 साल का होराइजन रखें आप। ये नहीं है कि आज कमाएं, आज शाम को निकाल लिया, कल नहीं, अगले हफ्ते क्या मिलेगा। ये जो शॉर्ट टर्म है ना, ये इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ये तो कोई भी नाम इसको देना चाहे, करना चाहे, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो है जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होती है, उसका लॉन्ग टर्म होराइजन होता है। पहला ये कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए जब कुछ पैसा साइड पे रखें या देखें, अलग करें, तो उसको कम से कम 3 साल के ऊपर प्लान करें, ठीक है ना। पहली बात। दूसरा, उसके कुछ हिस्से, पोर्शंस, पार्ट्स कर लें। उसमें से उन्होंने कहा कि 20% निकाल के आप जो है ना फिक्स्ड इनकम या लो रिस्क जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उस तरफ ले जाएं। तो लो रिस्क, जो ये हमने चार्ट बना के लिखा हुआ है, कि जैसे आपके पास 1 मिलियन यानी हाइपोथेटिकली 10 लाख रुपए हैं, 10,000 रुपीज, ठीक है। तो इसमें से आपने 20% यानी कि 2 लाख रुपए आपने फिक्स्ड इनकम में लगा दिए। और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप जाते हैं तो कैश फंड्स हैं, मनी मार्केट्स हैं, या इनकम फंड्स उनको कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स होते हैं। ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड्स, एसेट मैनेजमेंट वगैरह, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स या सुकूक बॉन्ड्स शरिया साइड पे। तो बॉन्ड्स, वो जो हम बार बार दोहराते हैं ना एसेट क्लास में, पेपर एसेट या लिक्विड एसेट, हम आपको समझाते हैं कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, रीट्स हैं। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ्स, रीट्स। तो वो म्यूचुअल फंड भी क्या करते हैं कि वो आपके पैसे बॉन्ड्स में, यानी प्राइस बॉन्ड नहीं, ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हाई वैल्यू, गवर्नमेंट या किसी भी कॉरपोरेशन की सॉवरेंटी की एक एनकैशमेंट, एक कैश वैल्यू, उसको एक पेपर एसेट या एक उसको एक शक्ल दे देते हैं उसकी, इंस्ट्रूमेंट की, व्हीकल की, इन्वेस्टमेंट व्हीकल की, और उसको मार्केट में ले आते हैं, ठीक है ना। मार्केट में उसके अगेंस्ट में फिर इन्वेस्टमेंट्स इनवाइट कर की जाती हैं, तो उसको कहते हैं बॉन्ड, ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स कह लें या ट्रेजरी बिल्स कह लें, और पीआईबीज, टीएफसीज, मुख्तलिफ किस्म की उसकी फिर क्लासेज हैं, डिविजन हैं, उसमें हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाते। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग, 20% आपने फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, यानी कि कैश फंड, मनी मार्केट या इनकम फंड में किसी म्यूचुअल फंड या एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू लगा देने। बाकी के जो 80,000 बच गए 1 लाख में से, या 1 मिलियन में से 8 लाख बच गए, उसको आपने किस तरह से 5 हिस्सों में इक्विटीज में तकसीम करना है। ये हो गया फिक्स्ड इनकम, यानी मनी मार्केट या इनकम फंड्स। उसके बाद फिर बाकी जो 80% बच गया, उसको आपने इक्विटीज में लगाना है। इक्विटी का मतलब स्टॉक मार्केट्स।
तो उसको एक्विटीज में या स्टॉक मार्केट में किस तरह से डिवर्सिफाई करना है, उसकी एसेट एलोकेशन या सेक्टर एलोकेशन किस तरह से करनी है, वो अब आपको अली नवाज साहब बताएंगे। ठीक है जी। और 20% आप फिक्स इनकम भी इस व्यू के साथ रखें कि अगर कहीं मार्केट में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए किसी करेक्शन में, तो आप वो पैसे भी यहाँ पर वो कर दें, अज्यूमिंग। यानी जैसे मार्केट में कोई करेक्शन आती है, यानी जैसे आपको टोयोटा या कॉलगेट या अपना टोयोटा का यानी इंडस मोटर्स या पीएसओ, कोई बड़ा स्टॉक, कोई यूनिलीवर या इस तरह का रफान, कोई आपको अच्छे पैसों में, कम पैसों में मिल रहा है, तो फौरन ले लें। ब्लू चिप्स हों या जो बड़ी जो मार्केट के जो प्लेयर्स हैं, उनमें से कोई आपको अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा हो, पीएसओ, जीडीसी, आगे फिर वो सेक्टर से भी बात करेंगे, वो आप ले लें। ये नहीं है कि बस 20% फिक्स कर दिया, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया, तो उसके बाद रख के भूल गए। हो सकता है कि इस वक्त जो है ना वो रेट्स अच्छे हैं, 21-22% रिटर्न दे रहे हैं। हो सकता है आगे जाके अगर गवर्नमेंट की इंटरेस्ट रेट पॉलिसी तब्दील होती है और वो नीचे आते हैं 12-13-14%, जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि 2024 इस साल 2024 में रेट्स मैंने नीचे आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी पीक आउट कर चुके हैं, अपनी पीक को टच करके अब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हो सकता है कि नेक्स्ट हम सेमाही यानी क्वार्टर में या 6 महीनों में, 9 महीने में हम देखें कि वो नीचे 15, 14, 13 या 12% तक आ जाए। तो और दूसरी तरफ आपको अगर किसी इक्विटीज में, किसी सेक्टर में, किसी कंपनी में लगाने से सिर्फ डिविडेंड ही 18 या 20% का मिल रहा हो और कैपिटल गेन्स अलग, तो आप क्यों ना वहाँ उस पैसे को रीएलोकेट, रीएडजस्ट करें। तो इसके लिए हमेशा एक विंडो जो है ना, हमेशा एडजस्टमेंट की खुली रखा करें। ठीक है ना, इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आगे चलते हैं। हाउएवर मैं एडवोकेट हमेशा ये करता हूँ कि आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए 5-10% ऑफ योर पोर्टफोलियो। बट मैं अभी ये एज्यूम कर रहा हूँ कि पूरे 1 मिलियन इन्वेस्टेबल अमाउंट है और उसमें आपने इमरजेंसी फंड जो है 5-10% ऑलरेडी अलग रखा है, और ये 1 मिलियन रुपये आपको इन्वेस्ट करने ही है। तो आई वुड रिकमेंड 20% इस वक्त फिक्स इनकम में जाए और 80% इक्विटी में इन्वेस्ट करें विद अ व्यू ऑफ नेक्स्ट 3 ईयर्स। और इक्विटी के अंदर क्या सेक्टर एलोकेशन होनी जी, चाहिए? इक्विटीज़ के अंदर आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पर 5 सेक्टर्स हों, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो इनटू 5 सेक्टर्स। पहला सेक्टर ईएनपी है। आई थिंक यहाँ से जो अच्छा, एक्विटीज में भी ये नहीं कि आपने एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी में सारे वो 8 लाख रुपए जो बच गए थे, 80%, 20% को फिक्स इनकम में लगाने के बाद, या 1 करोड़ में से 80 लाख जो बच गए थे, वो 80 लाख सारे अपनी एक ही कंपनी में लगा दिए, एक ही सेक्टर में लगा दिए, नहीं। उसको डिवर्सिफाई करना है। 5 बड़े सेक्टर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि उसमें आपने लगाने हैं। ठीक है, वो किस तरह लगाने हैं? 20% आप ईएनपी में लगा दें, इन्वेस्ट कर दें, एलोकेट कर दें। ईएनपी यानी ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी, जैसे ओजीडीसी, पीएसओ, पीपीएल वगैरह। ठीक है जी। एनर्जी रिफॉर्म्स की जो स्टोरी है, एसएनजीपी हालांकि हमने वगैरह, देखा कि पिछले सुई नॉर्दर्न, ये जितनी भी हैं, ये सारी ईएनपी में आ जाएंगी। ठीक है जी। कई सालों से, शायद 5 साल से ज़्यादा, ईएनपी हमारा एनर्जी सेक्टर जो है वो सर्कुलर डेट का शिकार रहा है, जिसकी वजह से उसके कैश फ्लो स्टक हो रहे हैं। हमने एक बहुत टाइम बाद एक मटेरियल चेंज देखा है, जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस जितनी 6 महीने में बढ़ी हैं, या जो गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं, उसमें जो सर्कुलर डेट का फ्रेश एक्यूमुलेशन है वो बहुत हद तक कम हो चुका है, काफ़ी हद तक कम हो चुका है। शायद मैं ये वर्ड यूज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा ये कहने के ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो चुका है। तो हम ये देखेंगे कि पहले हम देखते थे कि ईएनपी कंपनीज़ बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाती थी, इनके तो रेवेन्यूज़ भी डॉलर डिनोमिनेटेड होते थे। ऑयल प्राइसेस भी हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर ही रही हैं, तो इनके रेवेन्यूज़ बहुत अच्छे होते थे, लेकिन उनके कैश फ्लोज अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि वो पैसे सर्कुलर डेट में फंस जाते थे। अब सिंस ये हमने पास ऑन किया है, तो जो है वो अब इनके कैश फ्लोज अनलॉक हो गए हैं। तो आई थिंक, और फिर हम इसमें और मल्टीपल ट्रिगर्स इस तरह है कि इनकी बुक्स पे गवर्नमेंट जो है वो रेकोडिक, इन ओजीडीसी और पीपीएल के पास रेकोडिक की होल्डिंग पड़ी है, वो हम सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया स्टेक लेने में इन्वॉल्व है। फिर जो गवर्नमेंट नई एक्सप्लोरेशन पॉलिसी लेकर आ रही है, जिसमें ईएनपी कंपनीज नई एक्सप्लोरेशन अगर करेंगी तो उन्हें इंसेंटिव्स मिलेंगे। तो आई थिंक इस सेक्टर में भी मल्टीपल ट्रिगर्स है। गवर्नमेंट एनर्जी सेक्टर के रिफॉर्म्स पे काम कर रही है। जो सर्कुलेटर का स्टॉक पाइल है उसको किस तरह क्लियर करना है, उसकी भी एक स्ट्रैटेजी एक्सपेक्टेड है, शायद इस महीने आ जाए। तो ये एक वो सेक्टर है जो कि आई थिंक 2024 में लाइमलाइट में रहेगा। तो आपका 20% एक्सपोजर ईएनपी में होना चाहिए, फिर आपका 20% एक्सपोजर कमर्शियल बैंक्स में होना चाहिए। कमर्शियल बैंक्स आई मीन कमर्शियल एंड इस्लामिक बैंक्स में होना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में होना चाहिए है।
ये अभी भी अपने प्राइस टू बुक के हाफ टाइम टू 0.5 टाइम्स टू 0.8 टाइम्स 0.9 टाइम्स ट्रेड कर रहे हैं। ये इनकी अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी बहुत अच्छी है। इनकी प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल 3 से 4 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहे हैं और ये अर्निंग्स कंटिन्यूसली ग्रो हो रही हैं। हम देखते हैं कि अगर कोई इम्पैक्ट आता है इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन की वजह से, तो जो आपकी डिपॉजिट ग्रोथ होती है उससे कई हद तक ये कॉम्पनसेट हो जाता है। तो आई थिंक ये सेक्टर अभी भी जो है वो काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं 20 दूसरा सेक्टर उन्होंने बताया बैंक्स। आपको पता है फैसल बैंक, हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, यूबीएल और मीज़ान बैंक, बैंक अल-फलाह, एचएमबी, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, ये 5-6 बड़े बैंक्स हैं जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। एससीबीएल, स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी बड़े अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं और इनकी अपनी वैल्यू भी बड़ी अच्छी तरह से अप्रिशिएट हुई है। तो पहला ईएनपी यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर आप कह लें, सादा लफ्ज़ों में ऑयल एंड गैस सेक्टर। वैसे तो वो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन वो उसका वो उस तरह का नाम है, लेकिन सादा कर दिया आपने, ऑयल एंड गैस सेक्टर। दूसरा आपने बैंक्स कर दिया। तीसरा आप सुने आगे। परसेंट जो है वो कमर्शियल बैंक्स को एलोकेट करूँगा। 20% आई थिंक सीमेंट स्टॉक्स में होना चाहिए। हमने तीसरा सेक्टर जो आपने 20% जिसमें लगाना है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो इक्विटीज में यानी स्टॉक मार्केट में जो आप लगाने का सोचें, तो वो तीसरा सेक्टर होता है सीमेंट सेक्टर हो सकता है। ठीक है ना, लकी सीमेंट है, फौजी सीमेंट है, अटक सीमेंट है, मेपल लीफ सीमेंट है। खुद मैंने भी अपने जितनी मेरी तौफीक गुंजाइश थी मैंने थोड़ा थोड़ा इनमें किया हुआ है, तो आपको भी यही रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है देखा कि जी। इंटरनेशनल मार्केट में जो कोल की प्राइसेस $400 पर टन थी वो कम होकर $100 पर टन पर आ गई है। 100 और 110 के करीब है। हमने देखा वो चूंकि सीईओ है तो वो अपनी एनालिसिस और साथ साथ अपनी जो रिसर्च है उसको भी साथ साथ देते जा रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स और वो सब चीज़ें उसको हम ज़्यादा वो नहीं करेंगे, वो शायद इतनी ज़्यादा रेलेवेंट ना हो एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कि सेक्टर के पास प्राइसिंग पावर इतनी अच्छी है कि आ, ये जो कोल प्राइसेस नीचे आई हैं और सीमेंट प्राइसेस जो हैं वो अपने लेवल पर ही हैं, तो उनके मार्जिन्स काफ़ी बेहतर हो गए। बेहतर हम बेसिकली शायद रुपी टर्म्स में हमें बेहतर रखें, लेकिन हम डॉलर टर्म्स में देखें तो वो वही कमा रहे हैं जो कि आज से 3-4 साल पहले कमा रहे थे। तो बेसिकली सिंस इनको एक्सपेंशन करनी होती है तो वो डॉलर्स में ही करनी होती है हर साइकिल में, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो प्रॉफिट्स भी इतना कमाएं जितना वो एक्सपेंशन में यूज़ कर सकें। तो हम ये देख रहे हैं कि आगे जिस तरह हमारी इकॉनमी थोड़ी रिकवर कर रही है, इस साल एक्सपेक्टेड है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 2% से 3% होगी, और ये सेक्टर डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपकी जीडीपी की रिकवरी से या जीडीपी की ग्रोथ से। तो हम देखेंगे सीमेंट डिस्पैचेस अगले साल जो है वो मज़ीद बढ़ते हुए लगेंगे। मार्जिन इन कंपनी के अच्छे हैं, तो आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो होगी। तो मैं 20% एलोकेट करूँगा सीमेंट सेक्टर में। रिमेनिंग 20% जो है 10% जो है वो पावर सेक्टर में और 10% फर्टिलाइज़र सेक्टर में। हम देख रहे हैं कि अच्छा, चौथा सेक्टर उन्होंने बताया, तो उसको उन्होंने आधा आधा 50-50% या कर लें कि वो जो 20% का आधा आधा कितना है, 10-10%। 10% पावर, पावर का मतलब बिजली, वही हबको कैपको और दीगर जो है, और उसके बाद 10% फर्टिलाइजर में, फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो वगैरह, ईफर्ट वगैरह। ठीक है जी। फर्टिलाइज़र सेक्टर भी एक स्टेबल सेक्टर है और एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर बूम है। तो एग्रीकल्चरल यानी एक ज़रूरी मुल्क है, हम एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो हमेशा से फर्टिलाइज़र हमारे मुल्क में इस्तेमाल इंशाल्लाह होती रहेगी और इसकी कंपनियां ग्रो करती रहेंगी। उस ग्रो से हमको फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है जी। इनको सेल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इनके मार्जिन्स भी अच्छे हैं, और ये डिविडेंड पे आउट के हवाले से भी ये कंपनीज लाइक है। डिविडेंड भी बहुत अच्छा पे आउट करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, और बहुत अच्छा डिविडेंड पर शेयर यील्ड जो है ना आपको मिल जाता है इनमें से। ठीक है ना, डिविडेंड का मतलब होता है, सादा आम आदमी पूछेगा तो भाई ये है कि एक कंपनी ने अगर 10 करोड़ रुपए सालाना प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना, सालाना डिविडेंड की बात कर रहा हूँ, बास कंपनियां तो साल में 2 दफा 6 महीने और बास जो है ना साल में 4 दफा हर क्वार्टर पे भी देती हैं डिविडेंड। ठीक है ना, तो वो 10 करोड़ में से 10% या 20%, 1 करोड़ या 2 करोड़ वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। फिर शेयर होल्डर में जितने जितने शेयर लिए होते हैं उसको उतने हिस्सा वगैरह जुस्सा उसके हिसाब से उसके बैंक में डिविडेंड जो है ना वो क्रेडिट हो जाता है। ठीक है जी। एफएफसी, ईफर्ट, एफएफबीएल ये बहुत अच्छे हैं। एफएफसी, ई एग्रो फर्टिलाइजर और एफएफबीएल यानी फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम लिमिटेड, ये सारी कंपनियां, मेरे पास भी इनके थोड़े थोड़े स्टॉक्स हैं, आप लोग भी
जितना कर सकें इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें, 10% पावर मगर लॉन्ग टर्म होराइजन, ये नहीं कि हथेली पे सरसों नहीं जमानी भाई, 3-4 साल के लिए लेके बैठ गए, आराम से बैठना है, सुकून चिल करना है, जल्दी नहीं मचानी। रोज की मार्केट जो अप डाउन हो रही है, इंडेक्स के लेवल्स या प्राइसिंग ऊपर नीचे हो रही है, उससे परेशान होके कोई वो नहीं होना, ठीक है ना, आराम से सुकून से लेके बैठा रहना कंपनीज में अब हमने वही एनर्जी रिफॉर्म्स वाली इसमें स्टोरी है कि जिस तरह कैश फ्लो पूरी एनर्जी चेन का अनलॉक हो रहा है, तो हम ये देखेंगे कि आईपीपीज जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाती थी लेकिन डिविडेंड कम देती थी, अब हम देखेंगे उनकी डिविडेंड पेमेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम हो गए 80% पे, और 20% में जनरल इंडस्ट्रीज़ में एलोकेट करूँगा, जिसमें फार्मा सेक्टर भी आ जाता है, जिसमें स्टील सेक्टर भी आ जाता है। तो फिर आगे जाके हम कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स डिस्कस कर लेंगे, बट 20% जो है वो आपके पास एलोकेशन। आखिरी 20% वो जो पांचवा हिस्सा है, एक पहला बताया उन्होंने ईएनपी यानी ऑयल एंड गैस सेक्टर, दूसरा बताया बैंक्स बैंकिंग सेक्टर, ठीक है ना, बैंक्स के स्टॉक्स ले लें आप, तीसरा उन्होंने बताया सीमेंट सेक्टर, 20% आपने सीमेंट सीमेंट के स्टॉक्स ले लेने, ठीक है ना, और चौथा बताया उन्होंने कि उसके आपने 10% आधा हिस्सा कर लेना है, ठीक है ना, जैसे ही अगर ये 20 20 20 लाख 60 लाख यहाँ हो गए, तो 10 लाख पावर सेक्टर में यानी बिजली के स्टॉक्स ले लें आईपीपीज के, और 10 लाख के आप फर्टिलाइजर के ले लें। और अगर किसी ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है तो 20,000 20,000 20,000, 10,000 पावर में, 10,000 फर्टिलाइजर में, और आखिरी जो 20% है वो आपने मिसलेनियस यानी जो दीगर सेक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग आईटी सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ऑटो पार्ट्स हो गए, ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हो गए, और वीविंग सेक्टर हो गया, वुलन हो गया, जैसे इंटरलूप वगैरह हो गए, और आईटी तो मैंने बता दिया आपको, अपना मीडिया हो गया। इस तरह के मुख्तलिफ सेक्टर्स में आप थोड़ी थोड़ी एलोकेशंस कर लें, तो इस तरह से ठीक है जी। different industries which includes pharma, which includes auto parts, which include फार्मा भी, steel, इसका एक मिक्सचर होना स्टील, चाहिए ताकि ये आपके पोर्टफोलियो में अल्फा ले आए। अभी आपने ना काफ़ी ठीक है, तो ये है इन्वेस्टमेंट गेम सारी, कि आप मुख्तलिफ सेक्टर्स में, मुख्तलिफ एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना सीखें, अपना जहन बनाएं, दिमाग बनाएं। रजिस्टर्ड, रेगुलेटेड, लीगल बिजनेस, 3 अल्फाज, रजिस्टर्ड, रेगुलेटेड, लीगल बिजनेसेस की तरफ आए, क्रिप्टो श्रिप्टो और ये फालतू फजूल चीज़ों की तरफ और इधर उधर ये जो उल्टी सीधी एप्स आती हैं, इन पे ना जाएं। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सीडीसी के एससीसीपी के रजिस्टर्ड रेगुलेटेड बिजनेसेस हैं, रेगुलेटेड रजिस्टर्ड जो अपना ऑफिशियल लीगल चैनल्स हैं, कंपनीज हैं, जगह हैं इन्वेस्टमेंट की, बिजनेस की, वहां जाएं हमेशा, उन्हीं के कंसल्टेंट्स के पास जाएं, उन्हीं की ब्रोकर्स, उन्हीं की एजेंसीज के पास जाएं, ठीक है ना, उन्हीं के पास जाएं, उन्हीं का सोचें, उन्हीं में इन्वेस्टेड रहें, उसी में इंशाल्लाह सारी तरक्कियां, इज्जतें, बरकतें आपको मिलेंगी। किसी भी शॉर्टकट गलत चीज की तरफ हरगिज 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 कभी ना जाएं। और स्टॉक मार्केट में भी जब आए तो प्रेफरेबली ये है कि एक ट्रेडर या इंट्राडे ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना आए, जो स्टॉप लॉस लगाता है और हर वक्त स्क्रीनें देखता रहता है। ये जो स्ट्रेटेजी बताई ना कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन्वेस्टर का जहन बना के 3-4 साल की लंबी गेम सोच के तरीके से इज्जत के साथ सुकून के साथ आके बैठ जाए, इंशाल्लाह डिविडेंड्स खाएं हर 3 महीने 6 महीने के बाद, और वैल्यू अप्रिसिएशन का भी फायदा उठाएं। अच्छा, स्टॉक्स में अभी आगे इन्होंने ये लंबी बात की, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, कि स्टॉक्स को बेचना जो है ना वो कोई अच्छी बात नहीं होती। स्टॉक्स लेके उसका डिविडेंड खाएं, उसके वैल्यू अप्रिसिएशन को देख के अपना जो है ना हौसला बढ़ेगा, सीना चौड़ा होगा, आंखें ठंडी होंगी, ठीक है ना, उससे अपने एक साइकोलॉजिकल हेल्थ का, इमोशनल और मेंटल हेल्थ का जो ना जो मजा है वो लें। और अगर कभी बेचना हो भी तो उसकी भी कुछ प्री कंडीशंस हैं, कि कंपनी या तो ग्रो नहीं कर रही या बहुत ज्यादा ओवर प्राइस हो गई है, तो फिर उन कंडीशंस पे जाके आप बेच सकते हैं। मगर ये जो आजकल 63,000 64,000 ये जो नंबर्स वॉल्यूम के बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप धड़ाधड़ बेचने लग जाएं, सेलिंग स्प्री पे चले जाएं, ऐसा नहीं है। डिविडेंड्स खाएं, 50% 56% 57% जो ग्रोथ हुई है, जो रिटर्न्स आए हैं, उसका फायदा उठाएं, और इंशाल्लाह एक अच्छे बड़े अपना इन्वेस्टर बने। आगे जाके हो सकता है आप इसी काम को करते करते इनसाइड इन्वेस्टर ही बन सकते हैं आप, जैसा कि हमने पिछली टॉक में कहा था ना।
तो इसी में आप बी और आई कैटेगरी तक जा सकते। तो ग्रोथ का माइंड रखें, ग्रोथ चीज़ें ओरिएंटेड किए सोच मैं रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर इज्जत और कामयाबी कामरानी नसीब फरमाएंगे। इसी के साथ आज आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका निगहबान। खुदा हाफिज।